हेलो दोस्तों, स्वागत है कुछ भी में। धर्मवीर भारती की मशहूर रचना गुनाहों का देवता भाग 16। बिनती का चेहरा तमतमाया हुआ था और गुस्से से बदन कांप रहा था। बुआ जी उछल खड़ी हुई और दुगनी चीख कर बोली, अब बहुते जबान चली लगी है। कौन है तोर जेके बल परी चमक देखावत है? हम काट के धर देबै तो के बताई देत है मुझौसी। ऐसी न होती तो काहे दिन देखे पड़त। उन्हें तो खाए गई, हमो खाए लो। अपना मुंह पीट कर बुआ बोली, तुम इतनी मीठी नहीं हो माँ जी कि तुम्हें खा लूं। बिनती ने और तड़प कर जवाब दिया। चंदर स्तब्ध हो गया। ये बिनती पागल हो गई है, अपनी माँ को क्या कह रही है? छी बिनती, पागल हो गई हो क्या? चलो उधर, चंदर ने डांट कर कहा। चुप रहो चंदर, हम भी आदमी हैं। हमने जितना बर्दाश्त किया है हम ही जानते हैं। हम क्यों बर्दाश्त करें? और तुमसे क्या मतलब है? तुम हमारे कौन होते हो बीच में बोलने वाले? क्या है ये सब? तुम लोग सब पागल हो गए हो क्या? बिनती, ये क्या हो रहा है? सहसा डॉक्टर साहब ने आकर कहा। बिनती दौड़कर डॉक्टर साहब से लिपट गई और रोकर बोली, मामा जी मुझे दीदी के पास भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अच्छा बेटी अच्छा, जाओ चंदर, डॉक्टर साहब ने कहा। बिनती चली गई और बुआ जी से बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उस पर गुस्सा उतारने से क्या फ़ायदा? हमारे सामने ये सब बातें करोगे तो ठीक नहीं होगा। अरे हम काहे बोले बाय, हम तो मर जाए तो अच्छा है। बुआ जी पर जैसे देवी माँ आ गई हों। इस तरह से झूम झूम कर रो रही थी, हम तो वृंदावन जाए के डूब मरी। अब हम तुम लोगन के शकल ना देखबे। हम मर जाए तो चाहे बिनती का पढ़ाए, चाहे नचायो, चाहे गवायो, हम अपनी आँख से न देखबे। उस रात को किसी ने खाना नहीं खाया। एक विचित्र सा विषाद सारे घर पे छाया हुआ था। जाड़े की रात का गहन अंधेरा खामोश छाया हुआ था। महज एक अमंगल छाया की तरह कभी कभी बुआ जी का रुदन अंधेरे को झकझोर जाता था। सभी चुपचाप भूखे सो गए। दूसरे दिन बिनती उठी और महाराजन के आने के पहले उसने चूल्हा जलाकर चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर बाद में चाय बनाकर और टोस्ट भूनकर वो डॉक्टर साहब के सामने रखाई। डॉक्टर साहब कल रात के बातों से बहुत ही व्यथित थे। रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया था, इस वक्त भी उन्होंने मना कर दिया। बिनती चंदर के कमरे में गई। चंदर, मामा जी ने कल रात से कुछ नहीं खाया, तुमने भी नहीं खाया, चलो चाय पी लो। चंदर ने मना किया तो बिनती बोली, तुम पी लोगे तो मामा जी भी शायद पी लें। चंदर चुपचाप गया। बिनती थोड़ी देर में गई तो देखा दोनों चाय पी रहे हैं। आकर मेवा निकालने लगी। चाय पीते पीते डॉक्टर साहब ने कहा, चंदर ये पासबुक लो, 500 निकाल लो और 2000 का हिसाब अलग करवा दो। अच्छा देखो, मैं तो चला जाऊंगा दिल्ली। बिनती को शाहजहांपुर भेजना ठीक नहीं है। वहाँ 4 रिश्तेदार हैं, 20 तरह की बातें होंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ अब आगे जब तक ये चाहे पढ़े। अगर कहो तो यहाँ छोड़ जाऊँ, तुम पढ़ाते रहना। बिनती आ गई और तश्तरी में भुना मेवा रखकर उसमें नमक मिला रही थी। चंदर ने एक स्लाइस उठाई और उस पर नमक लगाते हुए बोला, वैसे आप यहाँ छोड़ जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अकेले घर में अच्छा नहीं लगता। 2-1 रोज की बात दूसरी होती है, एकदम से साल भर के लिए आप समझ लें। हाँ बेटा, कहते तो तुम ठीक हो। अच्छा कॉलेज के हॉस्टल में अगर रख दिया जाए? डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं लड़कियों को हॉस्टल में रखना ठीक नहीं समझता, चंदर बोला। घर के वातावरण और वहाँ के वातावरण में बहुत अंतर होता है। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा तो इस साल मैं इसे दिल्ली लिए जा रहा हूँ, अगले साल देखा जाएगा। चंदर, इस महीने भर में मेरा सारा विश्वास हिल गया। सुधा का विवाह कितनी अच्छी जगह किया गया, मगर सुधा पीली पड़ गई। कितना दुख हुआ देखकर। और बिनती के साथ ये हुआ। सचमुच ये जाति विवाह सभी परंपराएं बहुत ही बुरी हैं, बुरी तरह सड़ गई हैं। उन्हें तो काट फेंकना चाहिए। मेरा तो वैसे इस अनुभव के बाद सारा आदर्श ही बदल गया। चंदर आज बहुत अजरत से डॉक्टर साहब को देखने लगा। यही जगह थी। इसी तरह बैठकर डॉक्टर साहब ने जाति, बिरादरी, विवाह आदि सामाजिक परंपराओं की कितनी प्रशंसा की थी। जिंदगी के लहरों ने हर एक को 10 महीने में कहां से कहां लाकर पटक दिया है। डॉक्टर साहब कहते गए, हम लोग जिंदगी से दूर रहकर सोचते हैं कि हमारी सामाजिक संस्थाएं स्वर्ग हैं। ये तो जब उनमें धंसो तब उनकी गंदगी मालूम होती है। चंदर, तुम कोई गैर जात का अच्छा से लड़का ढूंढो, मैं बिनती की शादी दूसरी बिरादरी में कर दूंगा। बिनती जो और चाय ला रही थी फौरन बड़े दृढ़ स्वर में बोली, मामा जी आप जहर दे दीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्या आपको मेरी दृढ़ता पर विश्वास नहीं? क्यों नहीं बेटी? अच्छा जब तक तेरी इच्छा हो पढ़। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने बुआ जी को बुलाया और रुपए दे दिए। लो ये 500 पहले खर्चे के हैं और 2000 में से तुम्हें धीरे धीरे मिलता रहेगा। 2-3 दिन के अंदर बुआ जी ने जाने की तैयारी कर ली, लेकिन 3 दिन तक बराबर रोती रही। उनके आंसू थमे नहीं। बिनती चुप थी, वो भी कुछ नहीं बोली। चौथे दिन जब वो सामान मोटर पर रखवा चुकी तो उन्होंने चंदर से बिनती को बुलवाया। बिनती आई तो उन्होंने उससे गले लगा लिया और बेहद रोई। लेकिन डॉक्टर साहब को देखते ही फिर बोल उठी, हमारी लड़की का दिमाग तुम ही बिगाड़े हो। दुनिया में भाइयों अपना न हो, अपनी लड़की को ब्याह दियो, हमारी लड़की। फिर बिनती को चिपटा कर रोने लगी। चंदर चुपचाप खड़ा सोच रहा था। अभी तक बिनती खराब थी, अब डॉक्टर साहब खराब हो गए। बुआ ने रुपए संभाल कर रख लिए और मोटर पर बैठ गई। समस्त लांछनों के बावजूद डॉक्टर साहब उन्हें स्टेशन पहुंचाने तक गए।
बिंती बहुत ही चुप सी हो गई थी। वो किसी से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप काम किया करती थी। जब काम से फुर्सत पा लेती तो सुधा के कमरे में जाकर लेट जाती और जाने क्या सोचा करती। चंदर को बड़ा ताज्जुब होता था बिंती को देखकर। जब बिंतु खुश थी, बोलती चालती थी तो चंदर बिंती से चिढ़ गया था, लेकिन बिंती के जीवन का ये नया रूप देखकर पहले की सभी बातें भूल गया और उससे फिर बात करने की कोशिश करने लगा। लेकिन बिंती ज्यादा बोलती ही नहीं। एक दिन दोपहर को चंदर यूनिवर्सिटी से लौट कर आया और उसने रेडियो खोल दिया। बिंती एक तश्तरी में अमरूद काट कर ले आई और रख कर जाने लगी। सुनो बिंती, क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया? मैं कितना व्यथित हूँ बिंती। अगर तुमको भूल से कुछ कह दिया हो तो तुम उसका इतना बुरा मान गई कि 2-3 महीने बाद भी नहीं भूली। नहीं, बुरा मानने की क्या बात है चंदर। बिंती एक फीकी हंसी हंसकर बोली, आखिर नारी का भी एक स्वाभिमान है। मुझे माँ बचपन से कुचलती रही, मैंने तुम्हें दीदी से बढ़कर माना, तुम भी ठोकरे लगाने से बाज नहीं आए, फिर भी मैं सब सहती गई। उस दिन जब मंडप के नीचे मामा जी ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया तो मुझे उसी क्षण लगा कि मुझ में भी कोई सत्व है। मैं इसलिए नहीं बनी कि दुनिया मुझे कुचलती ही रहे। अब मैं विरोध करना, विद्रोह करना भी सीख गई हूँ। जिंदगी में स्नेह की जगह है, लेकिन स्वाभिमान भी कोई चीज़ है, और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत भी तो नहीं। कहकर बिंती धीरे से चली गई। अपमान से चंदर का चेहरा काला पड़ गया। उसने रेडियो बंद कर दिया और तश्तरी उठाकर नीचे रख दी और बिना कपड़े बदले पम्मी के यहाँ चल दिया। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, जब वो दूसरे पर दया करता है तो वो चाहता है कि याचक पूरी तरह विनम्र होकर उसे स्वीकार करे। अगर याचक दान लेने में कहीं भी स्वाभिमान दिखलाता है तो आदमी अपने दान वृत्ति और दया भाव भूलकर निःसंदेहता से उसके स्वाभिमान को कुचलने में व्यस्त हो जाता है। आज हफ्तों के बाद चंदर के मन में बिंती के लिए कुछ स्नेह हुआ, कुछ दया जागी थी। बिंती को उदास मौन देखकर, लेकिन बिंती के स्वाभिमान भरे उत्तर ने फिर उसके मन का सोया हुआ सांप जगा दिया था। वो इस स्वाभिमान को तोड़कर ही रहेगा, उसने सोचा। पम्मी के यहाँ पहुंचा तो अभी धूप थी। जेनी कहीं गई थी। बर्टी अपने तोते को कुछ खिला रहा था। कपूर को देखते ही हंसकर अभिवादन किया और बोला, पम्मी अंदर है। वो सीधा अंदर चला गया। पम्मी अपने शयन कक्ष में बैठी हुई थी। कमरे में लंबी लंबी खिड़कियां थीं, जिनमें लकड़ी के चौखटों में रंग बिरंगे शीशे लगे हुए थे। खिड़कियां बंद थीं और सूरज की किरणें इन्हीं शीशों पर पड़ रही थीं और पम्मी पर सातों रंग की छायाएं खेल रही थीं। वो झुकी हुई सोफे पर अधलेटी कोई किताब पढ़ रही थी। चंदर ने पीछे से जाकर उसकी आंखें बंद कर ली और बगल में बैठ गया। कपूर अपनी सुकुमार उंगलियों से चंदर के हाथ को आंखों पर से हटाते हुए पम्मी बोली और पलकों में बेहद नशा भरकर सोन जूही की मुस्कान बिखेर कर चंदर को देखने लगी। चंदर ने देखा वो ब्राउनिंग की कविता पढ़ रही थी। वो पास बैठ गया। पम्मी ने उसे अपने वक्ष पर खींच लिया और उसके बालों से खेलने लगी। चंदर थोड़ी देर चुपचाप लेटा रहा, फिर पम्मी के गुलाबी होठों पर अंगुलियां रखकर बोला, पम्मी, तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर मैं जाने क्यों सब कुछ भूल जाता हूँ। पम्मी, दुनिया वासना से इतने घबराती क्यों है? मैं ईमानदारी से कहता हूँ, अगर किसी को वासनाहीन प्यार करके किसी के लिए त्याग करके मुझे जितनी शांति मिलती है, पता नहीं क्यों मानसलता में भी उतनी ही शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि शरीर के विकार अगर आध्यात्मिक प्रेम में जाकर शांत हो जाते हैं तो लगता है आध्यात्मिक प्रेम में प्यासे रह जाने वाले अभाव फिर किसी के मानसल बंधन में ही आकर बुझ पाते हैं। कितना सुख है तुम्हारी ममता में। चंदर के होठों को अपने उंगलियों से दबाते हुए पम्मी बोली, चरम शांति के क्षणों को अनुभव किया करो, बोलते क्यों हो? चंदर चुप हो गया, चुपचाप लेट रहा। पम्मी के केसर श्वासें उसके माथे को रह रहकर चूम रही थी और चंदर के गालों को पम्मी के वक्ष में धड़कता हुआ संगीत गुदगुदा रहा था। चंदर का एक हाथ पम्मी के गले में पड़े इमिटेशन हीरे के माला से खेलने लगा। सारस के पंखों से भी ज्यादा मुलायम सुकुमार गर्दन से छूटने पर उंगलियां लाजवंती की पत्तियों की तरह सकुचा जाती हैं। माला खोल ली और उसे उतार कर अपने हाथ में ले लिया। पम्मी ने माला लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि गले के बटन टच से टूट गए। बर्फानी चांदनी उफन कर छलक पड़ी। चंदर को लगा उसके गालों के नीचे बिजलियों के फूल सिहर उठे हैं और एक मदमाता नशा टूटते हुए सितारों की तरह उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। वो कांप उठा, सचमुच कांप उठा। नशे में चूर वो उठकर बैठ गया और उसने पम्मी को अपने गोद में डाल लिया। पम्मी अनंग के धनुष के प्रत्यंचा की तरह दोहरी होकर उसके गोद में पड़ रही। तरुणाई का चांद टूटकर 2 टुकड़े हो गया था और वासना के तूफान ने झीने बादल भी हटा दिए थे। जहरीली चांदनी नागिन बनकर चंदर को लपेट लिया। चंदर ने पागल होकर पम्मी को अपनी बाहों में कस लिया। इतनी प्यास से लगा पम्मी का दीप शिखा सा तन चंदर के तन में समा जाएगा। पम्मी निश्चेष्ट आंखें बंद किए थी, लेकिन उसके गालों पर जाने क्या खिल उठा था। चंदर के गले में उसने मृणाल सी बाहें डाल दी थी। चंदर ने पम्मी के होठों को जैसे अपने होठों से समेट लेना चाहा। इतनी आग, नशा ठाएं। सहसा बाहर बंदूक की आवाज हुई।
चंदर चौंक उठा। उसने अपने बाहुपाश ढीले कर दिए, लेकिन पम्मी उसके गले में बाहें डाले बेहोश पड़ी रही। चंदर ने क्षण भर पम्मी के भरपूर रूप यौवन को आंखों से पी लेना चाहा। पम्मी ने अपनी बाहें हटा ली और नशे में मखमूर सी चंदर की गोद से एक और लुढ़क गई। उसे अपने तन बदन का होश नहीं था। चंदर ने उसके वस्त्र ठीक किए और फिर झुककर नशे में चूर पलकें चूम ली। ठाएं, बंदूक की दूसरी आवाज़ हुई। चंदर घबराकर, ये क्या है पम्मी? होगा कुछ, जाओ मत, अलसाई हुई नशीली आवाज़ में पम्मी ने कहा और फिर उसे खींच कर बिठा लिया और फिर बाहों में समेट कर उसका माथा चूम लिया। ठाएं, फिर तीसरी आवाज़ हुई। चंदर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बाहर दौड़ गया। देखा, बर्टी की बंदूक बरामदे में पड़ी है और वो पिंजरे के पास मरे हुए तोते का पंख पकड़कर उठाए हुए है। उसके घावों से बर्टी के पतलून पर खून चू रहा था। चंदर को देखते ही बर्टी हंस पड़ा। देखा, 3 गोलियों में से बिल्कुल मार डाला। वो तो कहो सिर्फ एक ही लगी, वरना, और पंख पकड़कर तोते की लाश को झुलाने लगा। छी, फेंको उसे, हत्यारे कहीं के, क्यों मार डाला उसे? चंदर ने कहा। तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं प्यार करता था उसे, मैंने मार डाला। बर्टी बोला और आहिस्ते से उसे एक पत्थर पर रख दिया। रुमाल निकालकर फाड़ डाला। आधा रुमाल उसके नीचे बिछा दिया और आधे से उसका खून पोंछने लगा। फिर चंदर के पास आया। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम मेरे दोस्त हो ना, ज़रा रुमाल दे दो। और चंदर का रुमाल लेकर तोते के पास खड़ा हो गया। बड़ी हसरत से उसकी ओर देखता रहा, फिर झुकाकर उसे चूम लिया और उस पर रुमाल उड़ा दिया और बड़े मातम की मुद्रा में उसी के पास सिर झुकाकर बैठ गया। बर्टी पागल हो गए क्या? चंदर ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा। ये क्या नाटक हो रहा है? बर्टी ने आंखें खोली और चंदर को भी हाथ पकड़कर वहीं बिठा लिया और बोला, देखो कपूर, एक दिन तुम आए थे तो मैंने तोता और जेनी दोनों को दिखाकर कहा था कि जेनी से मैं नफरत करता हूँ, उससे शादी कर लूँगा, और तोते से मैं प्यार करता हूँ, इसे मार डालूंगा। कहा था कि नहीं? कहो हाँ। हाँ कहा था, चंदर बोला। लेकिन क्यों कहा था? हाँ, अब पूछा तुमने। तुम पूछोगे मैंने क्यों मार डाला, तो मैं कहूँगा कि इसे अब मर जाना चाहिए था, इसलिए इसे मार डाला। तुम पूछोगे इसे क्यों मर जाना चाहिए था, तो मैं कहूँगा जब जीवन की कोई पूर्णता पर पहुँच जाता है तो उसे मर जाना चाहिए। अगर वो अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका है और नहीं मरता तो ये उसका अन्याय है। वो अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका था, फिर भी नहीं मरता था। मैं इसे प्यार करता था, लेकिन यह अन्याय नहीं सह सकता था, अतः मैंने इसे मार डाला। अच्छा, तो तुम्हारे तोते की भी जिंदगी का लक्ष्य था। हर एक की जिंदगी का लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य होता है सत्य को, चरम सत्य को जान जाना। वो सत्य जान लेने के बाद आदमी अगर जिंदा रहता है तो उसकी ये असीम बेहयाई है। मैंने इसे वो सत्य सिखा दिया, फिर भी ये नहीं मरा, तो मैंने मार डाला। फिर तुम पूछोगे कि वो चरम सत्य क्या है? वो सत्य ये है कि मौत आदमी के शरीर की हत्या करती है और आदमी की हत्या गला घोंट देती है। मसलन तुम अगर किसी औरत के पास जा रहे हो या किसी औरत के पास से आ रहे हो और संभव है उसने तुम्हारी आत्मा की हत्या कर डाली हो, अब तुम जल्दी ही पूरे पागल हो जाओगे, चंदर ने कहा। और फिर वह पम्मी के पास लौट गया। पम्मी उसी तरह मदहोश लेटी थी। उसने जाते ही फिर बाहें फैलाकर चंदर को समेट लिया और चंदर उसके वक्ष की रेशमी गरमाई में डूब गया। जब वो लौटा तो बर्टी हाथ में खुरपा लिए एक गड्ढा बंद कर रहा था। सुनो कपूर, यहाँ मैंने उसे गाड़ दिया, ये उसकी समाधि है, और देखो आते आते यहाँ सिर झुका देना। वो बेचारा जीवन का सत्य जान चुका है, समझ लो वो सेंट पैरेट हो चुका है। अच्छा। चंदर सिर झुकाकर हंसते हुए आगे बढ़ा। सुनो, रुको कपूर, फिर बर्टी ने पुकारा और पास आकर चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम मानते हो कि नहीं, पहले मैं एक असाधारण आदमी था, अब भी हो? चंदर हंसते हुए बोला, नहीं, अब मैं असाधारण नहीं हूँ कपूर। देखो तुम्हें आज रहस्य बताऊं, वही आदमी असाधारण होता है जो किसी परिस्थिति में किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं करता, उनका निषेध करता चलता है। जब वो किसी को भी स्वीकार कर लेता है तब वो पराजित हो जाता है। मैं तो कहूँगा असाधारण आदमी बनने के लिए सत्य को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या मतलब बर्टी, तुम तो दर्शन की भाषा बोल रहे हो। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ भाई, चंदर ने कुतूहल से कहा। देखो, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया, जेनी को स्वीकार कर लिया, चाहे ये जीवन का सत्य ही क्यों न हो, पर महत्ता तो निषेध में होती है। सबसे बड़ा आदमी वो होता है जो अपना निषेध कर दे। लेकिन अब मैं साधारण आदमी हूँ, सस्ती किस्म का अदना व्यक्ति। मुझे कितना दुख है, आज मेरा तोता भी मर गया
और मेरे असाधारणता भी। और बर्टी फिर तोते की कब्र के पास सिर झुकाकर बैठ गया। वो घर पहुंचा तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने उफनी हुई चांदनी चूमी थी। उसने तरुणाई के चांद को स्पर्शों से सहला दिया था। उसने नीली बिजलियां चूमी थी। प्राणों की सिहरन और गुदगुदी से खेल कर वो आ रहा था। वो पम्मी के होठों की गुलाबों को चूम चूम कर गुलाबों के देश में पहुंच गया था और उसकी नसों में बहते हुए रस में गुलाब झूम उठे थे। वो सिर से पैर तक मदहोश प्यास बना हुआ था। घर पहुंचता तो जैसे उल्लास से उसका अंग अंग नाच रहा हो। बिनती के प्रति दोपहर को जो आक्रोश उसके मन में भर आया था वो भी शांत हो गया था। बिनती ने आकर खाना रख दिया। चंदर ने बहुत हंसते हुए मीठे स्वर में कहा, बिनती आज तुम भी खाओ। नहीं, मैं नीचे खाऊंगी। अरे चल बैठ गिलहरी, चंदर ने बहुत दिन पहले के स्नेह के स्वर में कहा और बिनती के पीठ में एक घूंसा मारकर उसके पास बिठा लिया। आज तुम्हें नाराज नहीं रहने देंगे। लिखा पगली, नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार जागता है। बिनती के मन का सारा स्नेह सूख सा गया था। वो चिड़चिड़ी, स्वाभिमानी, गंभीर और रूखी हो गई थी। लेकिन औरत बहुत कमजोर होती है। ईश्वर न करे कोई उसके हृदय की ममता को छू ले। वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अगर कोई किसी तरह उसके मन के रस को जगा दे तो फिर अपना सब अभिमान भूल जाती है। चंदर ने जब वो यहाँ आई थी तभी से उसके हृदय की ममता जीत ली थी, इसलिए चंदर के सामने सदा झुकती आई। लेकिन पिछली बार से चंदर ने ठोकर मारकर सारा स्नेह बिखेर दिया था। उसके बाद उसके व्यक्तित्व का रस सूखता ही गया। क्रोध जैसे उसके भौहों पर रखा रहता था। आज चंदर ने उसको इतने दुलार से बुलाया तो लगा वो जाने कितने दिनों का भूला स्वर सुन रही है। चाहे चंदर के प्रति उसके मन में कुछ भी आक्रोश क्यों न हो, लेकिन वो इस स्वर का आग्रह नहीं टाल सकती। ये वो भली प्रकार जानती थी। वो बैठ गई। चंदर ने एक कौर बनाकर बिनती के मुंह में दे दिया। बिनती ने खा लिया। चंदर बिनती की बाह में चुटकी काटकर कहा, अब दिमाग ठीक हो गया पगली का? इतने दिनों से अकड़ी फिरती थी। बिनती ने बहुत दिन के भोले हुए स्नेह के स्वर में कहा, खुद ही तो अपना दिमाग बिगाड़े रहते हैं और हमें इल्ज़ाम लगाते हैं। तरकारी ठंडी तो नहीं है। दोनों में सुलह हो गई। जाड़ा अब काफ़ी बढ़ गया था। खाना खा चुकने के बाद बिनती शॉल ओढ़े चंदर के पास आई और बोली, लो इलायची खाओगे? चंदर ने ले ली। छील कर आधे दाने खुद खा लिए, आधे बिनती के मुंह में दे दिए। बिनती ने धीरे से चंदर की उंगली दांत से दबा ली। चंदर ने हाथ खींच लिया। बिनती उसी के पलंग के पास बैठ गई और बोली, याद है तुम्हें? इसी पलंग पर तुम्हारा सिर दबा रही थी तो तुमने शीशी फेंक दी थी। हाँ याद है। अब कहो, तुम्हें उठाकर फेंक दूं? चंदर आज बहुत खुश था। मुझे क्या फेंकोगे? मैं तुमसे उठूंगी ही नहीं। बिनती ने शरारत से मुंह बनाकर कहा, जब अंगों का तूफान एक बार उठना सीख लेता है तो दूसरी बार उठते हुए उसे देर नहीं लगती। अभी वो अपने तूफान में पम्मी को पीस कर आया था। सिरहाने बैठी हुई बिनती हल्की बादामी शाल ओढ़े रह रहकर मुस्कुराती और गालों पर फूलों के कटोरे खिल जाते, आंखों में एक नई चमक। चंदर थोड़ी देर देखता रहा। उसके बाद उसने बिनती को खींचकर कुछ हिचकते हुए बिनती के माथे पर अपने होंठ रख दिए। बिनती कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने को छुड़ाकर सिर झुकाए बैठी रही और चंदर के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसके अंगुलियां चिटकाती रही। सहसा बोली, अरे तुम्हारे कफ का बटन टूट गया है, लाओ सिल दूँ। चंदर को पहले कुछ आश्चर्य हुआ, फिर कुछ गिलानी। बिनती कितना समर्पण करती है उसके सामने, लेकिन उसने अच्छा नहीं किया। पम्मी की बात दूसरी है, बिनती की बात दूसरी। बिनती के साथ एक पवित्र अंतर ही ठीक रहता। बिनती आई और उसके कफ में बटन सीने लगी। सीते सीते बचे हुए डोरे को दांत से तोड़ती हुई बोली, चंदर एक बार कहे मानोगे क्या? पम्मी के यहाँ मत जाया करो। क्यों? पम्मी अच्छी औरत नहीं है। वो तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हें बिगाड़ती है। ये बात गलत है बिनती। तुम इसलिए कह रही हो ना कि उसमें वासना बहुत तीखी है? नहीं, ये नहीं। उसने तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ एक नशा, एक वासना दी, कोई ऊंचाई, कोई पवित्रता नहीं। कहाँ दीदी, कहाँ पम्मी? किस स्वर्ग से उतरकर तुम किस नर्क में फंस गए? पहले मैं भी यही सोचता था बिनती, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि माना किसी लड़की के जीवन में वासना ही तीखी है तो क्या इसी से वो निंदनीय है? क्या वासना स्वतः में निंदनीय है? गलत। ये तो स्वभाव और व्यक्तित्व का अंतर है बिनती। हर एक से हम कल्पना नहीं मांग सकते, हर एक से वासना नहीं पा सकते। बादल है, उस पर किरण पड़ेगी, इंद्रधनुष खिलेगा, फूल है, उस पर किरणें पड़ेंगी, तबस्सुम हो जाएगा। बादल से हम मांगने लगे तबस्सुम और फूल से मांगने लगे इंद्रधनुष, तो ये तो हमारी एक कवित्वमयी भूल होगी। माना एक लड़की के जीवन में प्यार आया, उसने अपने देवता के चरणों पर अपनी कल्पना चढ़ा दी। दूसरे के जीवन में प्यार आया, उसने चुंबन, आलिंगन और गुदगुदी की बिजलियां दी। एक बोली, देवता मेरा शरीर चाहे जिसका हो, मेरी पूजा भावना, मेरी आत्मा तुम्हारी है और वो जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी रहेगी।
और दूसरी दीपशिखा सी लहराती बोली, दुनिया कुछ कहे, अब तो मेरा तन मन तुम्हारा है। मैं तो बेकाबू हूँ, मैं क्या करूँ। मेरे तो अंग अंग जैसे अलसा कर चूर हो गए हैं तुम्हारी गोद में पड़ने के लिए। मेरे तरुणाई पुलक उठी है तुम्हारे आलिंगन में पिस जाने के लिए। मेरी लाज के बंधन जैसे शिथिल हुए जाते हैं। मैं करूं तो क्या करूं। कैसा नशा पिला दिया है तुमने, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तुम चाहे जिसे अपनी कल्पना दो, अपनी आत्मा दो, लेकिन एक बार अपने जलते हुए होठों में मेरे नरम गुलाबी होंठ समेट लो ना। बताओ बिनती, क्यों पहले की भावना ठीक है और दूसरे की प्यास गलत। बिनती कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, चंदर तुम बहुत गहराई से सोचते हो, लेकिन मैं तो एक मोटी सी बात जानती हूँ कि जिसके जीवन में वो प्यास जग जाती है वो फिर किसी भी सीमा तक गिर सकता है, लेकिन जिसने त्याग किया, जिसकी कल्पना जागी, वो किसी भी सीमा तक उठ सकता है। मैंने तो तुम्हें उठते हुए देखा है। गलत है बिनती, तुमने गिरते हुए देखा है मुझे। तुम मानोगी कि सुधा से मुझे कल्पना ही मिली थी, त्याग ही मिला था, पवित्रता ही मिली थी, पर वो कितने दिन टिकी। और तुम ये कैसे कह सकती हो कि वासना आदमी को नीचे ही गिराती है। तुम आज की ही घटना लो, तुम ये तो मानोगी कि अभी तक मैंने तुम्हें अपमान और तिरस्कार ही दिया था। खैर उसकी बात जाने दो। बिनती बोली, नहीं, बात आ गई तो मैं साफ कहता हूँ कि आज मैंने तुम्हारा प्रतिदान देने की सोची। आज तुम्हारे लिए मन में बड़ा स्नेह उमड़ आया। क्यों जानती हो, पम्मी ने आज अपने बाहुपाश में कसकर जैसे मेरे मन की सारी कटुता, सारा विष खींच लिया। मुझे लगा बहुत दिन बाद मैं फिर पिशाच नहीं, आदमी हूँ। ये वासना का ही दान है। तुम कैसे कहोगे कि वासना आदमी को नीचे ही ले जाती है। बिनती कुछ नहीं बोली। चंदर भी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, एक बात पूछूं बिनती। क्या। बहुत अजब सी बात है, सोच रहा हूँ पूछूं या नहीं। पूछो ना। अभी मैंने तुम्हारे माथे पर होंठ रख दिया, तुम कुछ भी नहीं बोली, और मैं जानता हूँ ये कुछ अनुचित सा था। तुम पम्मी नहीं हो, फिर भी तुमने कुछ विरोध नहीं किया। बिनती थोड़ी देर तक चुपचाप अपने पाँव की ओर देखती रही, फिर शॉल के छोर से एक डोरा खींचते हुए बोली, चंदर, मैं अपने को कुछ समझ नहीं पाती। सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे मन में तुम जाने क्या हो। इतने महान हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाती, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी करने से अपने को रोक नहीं सकती। लगता है तुम्हारा व्यक्तित्व, उसकी शक्ति और उसकी दुर्बलताएं, उसकी प्यास और उसका संतोष महान है, इतना गहरा है कि उसके सामने मेरा व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है। मेरी पवित्रता, मेरी अपवित्रता, इन सबसे ज़्यादा महान तुम्हारी प्यास है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए ज़रा सी भी स्नेह है तो तुम पम्मी से संबंध तोड़ लो। दीदी से अगर मैं बताऊंगी तो जाने क्या हो जाएगा। और तुम जानते नहीं दीदी अब कैसी हो गई हैं। तुम देखो तो आंसू। बस बस, चंदर ने अपने हाथ से बिनती का मुंह बंद करते हुए कहा, सुधा की बात मत करो, तुम्हें कसम है। जिंदगी के जिस पहलू को हम भूल चुके हैं उसे कुरेदने से क्या फ़ायदा। अच्छा, चंदर का हाथ हटाकर बिनती बोली, लेकिन पम्मी को अपनी ज़िंदगी से हटा दो। ये नहीं हो सकता बिनती, चंदर बोला, और जो कहो वो मैं कर दूंगा। हाँ, तुम्हारे प्रति आज तक जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। छी चंदर, मुझे शर्मिंदा मत करो। काफ़ी रात हो गई थी। चंदर लेट गया। बिनती ने उसे रजाई ओढ़ा दी और टेबल पर बिजली का स्टैंड रखकर बोली, अब चुपचाप सो जाओ। बिनती चली गई। चंदर पड़ा पड़ा सोचने लगा, दुनिया गलत कहती है कि वासना पाप है। वासना से भी पवित्रता और क्षमाशीलता आती है। पम्मी से उसे जो कुछ मिला वो अगर पाप है तो आज चंदर ने जो बिनती को दिया उसमें इतनी क्षमा, इतनी उदारता और इतनी शक्ति क्यों थी। उसके बाद बिनती को बहुत दुलार और पवित्रता से रखने लगा। कभी कभी जब वो घूमने जाता तो बिनती को भी ले जाता था। न्यू ईयर्स डे के दिन पम्मी ने दोनों की दावत की। बिनती पम्मी के पीछे चाहे चंदर से पम्मी का विरोध कर ले, पर पम्मी के सामने बहुत शिष्टता और स्नेह का बर्ताव करती थी। डॉक्टर साहब के दिल्ली जाने की तैयारी हो गई। बिनती ने कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करा लिया था। अब वो पहले डॉक्टर साहब के साथ शाहजहांपुर जाएगी और तब दिल्ली। निश्चय करते करते अंत में 1 फरवरी को वे लोग गए। स्टेशन पर बहुत से विद्यार्थी और डॉक्टर साहब के मित्र उन्हें विदा देने के लिए आए थे। बिनती विद्यार्थियों की भीड़ से घबराकर इधर चली आई और चंदर को बुलाकर कहने लगी, चंदर, दीदी के लिए खत तो दे दो। नहीं, चंदर ने बहुत रूखे और दृढ़ स्वर में कहा। बिनती कुछ क्षण तक एकटक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर, मन की श्रद्धा चाहे अब भी वैसी हो, लेकिन तुम पर अब विश्वास नहीं रहा। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ हंस पड़ा। फिर बोली, चंदर, अगर कभी कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर लिखना, मैं चली आऊँगी, समझे। और फिर चुपचाप जाकर बैठ गई। चंदर लौटा तो उसके साथ कई साथी प्रोफेसर थे। घर पहुँचकर वो कार लेकर पम्मी के यहाँ चल दिया। पता नहीं क्यों बिनती के जाने का चंदर को कुछ थोड़ा सा दुख था। गर्मी का मौसम आ गया था। चंदर सुबह कॉलेज जाता था, दोपहर को सोता और शाम को नियमित रूप से पम्मी को लेकर घूमने जाता। डॉक्टर साहब कार छोड़ गए थे।
कार पम्मी और चंदर को लेकर दूर दूर का चक्कर लगाया करती थी। इस बार उसने अपनी छुट्टियां दिल्ली में ही बिताने की सोची थी। पम्मी ने भी तय किया था कि मसूरी से लौटते समय जुलाई में वो एक हफ्ते आकर डॉक्टर शुक्ला की मेहमानी करेगी और दिल्ली के पूर्व परिचितों से भी मिल लेगी। ये नहीं कहा जा सकता कि चंदर के दिन अच्छी तरह नहीं बीत रहे थे। उसने अपना अतीत भुला दिया था और वर्तमान को पम्मी की नशीली निगाहों में डूबो चुका था। भविष्य की उसे कोई खास चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि पम्मी की निगाहों के बादलों और स्पर्शों के फूलों की जादू भरी दुनिया अमर है, शाश्वत है। इस जादू ने हमेशा के लिए उसकी आत्मा को अभिभूत कर लिया है। ये होंठ कभी अलग ना होंगे, ये बाहुपाश उसी तरह उसे घेरे रहेगा और पम्मी की गर्म तरुण सांसें सदा इसी प्रकार उसके कपोलों को सिहराती रहेंगी। आदमी का विश्वास हमेशा सीमाएं और अंत भूल जाने का आदी होता है। चंदर भी सब कुछ भूल चुका था। अप्रैल की एक शाम, दिन भर लू चलकर अब थक गई थी, लेकिन दिन भर की लू की वजह से आसमान में इतनी धूल भर गई थी कि धूप भी हल्की पड़ गई थी। माली बाहर छिड़काव कर रहा था। चंदर सोकर उठा था और सुस्ती मिटा रहा था। थोड़ी देर बाद वो उठा, दिशाओं की ओर निरुद्देश्य देखने लगा। बड़ी उदास सी शाम थी। सड़क भी बिल्कुल सूनी थी। सिर्फ दो एक साइकिल सवार लू से बचने के लिए कानों पर तौलिया लपेटे हुए जा रहे थे। एक बर्फ का ठेला भी चला जा रहा था। जाओ बर्फ ले आओ, चंदर ने माली को पैसे देते हुए कहा। माली ने ठेले वाले को बुलाया। ठेला वाला आकर फाटक पर रुक गया। माली बर्फ तोड़वा ही रहा था कि एक रिक्शा जिस पर पर्दा बंधा था वो भी फाटक के पास मुड़ा और ठेले के पास आकर रुक गया। ठेला वाला ने ठेला पीछे किया। रिक्शा अंदर आया। रिक्शे में कोई पर्दा नशीन औरत बैठी थी, लेकिन रिक्शा के साथ कोई नहीं था। चंदर को ताज्जुब हुआ, कौन पर्दा नशीन यहाँ आ सकती है।